तो रिलेटिव मोशन का टॉपिक मैंने बताया कि मैं रिलेटिव मोशन के अंदर ही इसको वेक्टर को पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल्स को कैसे निकाला जाता है। तो मैंने बताया था हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। ठीक है, एक क्वेश्चन भी करवा दिया था मैंने आप लोगों को। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज करो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक वेक्टर ऐसे कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर ये a वेक्टर है। एक और वेक्टर है ऐसे, इसका एंगल सपोज करो ये 45 डिग्री के एंगल पर है, ये b वेक्टर है। बताओ दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा। चलो चेक करते हैं हम लोग। तो मैंने बताया था कि वेक्टर्स को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर ए वेक्टर है, इसको मैं ऐसे उठा के यहाँ पे लेके आ जाऊं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही इसके डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा। ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे हम लोग। दोनों के टेल टेल कंबाइन हो रहे हैं, ये 45 ये 30, कितना हुआ 75। 180 माइनस 75 कितना होता है 105 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा 105 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। अगेन ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एंगल कितना लोगे बोलो, 30 ले लेते हैं। ये वेक्टर ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक और वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर है आपका b वेक्टर, अगेन ये वाला एंगल पे ले लेते हैं हम 30 डिग्री। चलो बताओ a और b के बीच में कितना एंगल होगा, a और b के बीच में कितना एंगल होगा। चलो देखो इधर, जब भी एंगल पूछे तो क्या करो आप, इनको उठा के ओरिजिन पे लेके आओ। ऐसे कैसे उठा के, ऐसे नहीं वेक्टर, इसको ऐसे ऐसे करके नीचे ला सकता हूं मैं, और ये ऐसे, इसको उठा के ऐसे कैसे ही ले आओ। ठीक है, डायरेक्शन चेंज मत करना। तो जब मैं इसको ऐसे उठा के ले आऊंगा यहाँ पर, देखो इधर उसको डायग्राम ऊपर बना रहा हूं मैं। ये ऐसे y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। आपका b वेक्टर जो है वो y से बना रहा है 30 डिग्री, और a बना रहा है x एक्सिस से 30 डिग्री। मुझे कौन सा एंगल चाहिए a और b के बीच में, दिस वन, ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा ये 30 है, ये y एक्सिस है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60, ये 60 और ये 30, कितना एंगल हो गया टोटल 90। तो कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। आया बेटा समझ में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सब सही करेंगे इस बार। ठीक है, थर्टी डिग्री, ये ऐसे था, इसका मुंह ऐसे कर दिया मैंने, 30 डिग्री। अब बताओ ए और बी के बीच में कितना एंगल होगा। उठा के कहां पे लेके आओ, उठा के लेके आओ ओरिजिन पे, ओरिजिन पे लेके आए, ऐसे आ गया, कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, और ये वाला एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, अभी ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि एक का हेड है और दूसरे का टेल है। अब इस वाले वेक्टर को, बी वेक्टर को मैं क्या आगे शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे करके, वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आएगा। ये 30 है,
ये वाला एंगल 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 होगा। लेकिन मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये और ये, इन दोनों का सम होगा फिर ए और बी के बीच में एंगल। तो ये 30, तो ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा? 60 हो गया, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होता है? 90। 90 माइनस 30, ये वाला एंगल हो जाएगा 60। नाउ ए और बी के बीच में अब कितना एंगल हो गया? ए और बी के बीच में अब एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। आया बेटा समझ में अब? यस सर। ठीक है, ये तो सिर्फ एंगल निकालने हैं। एक क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट है, बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं। देखते हैं ये कौन कर पाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक एंगल है ये 30 डिग्री पर, दूसरा वेक्टर भी ऐसे है अगेन 30 डिग्री पर। चलो ये बता दो, मान जाऊंगा। ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को आ गया। ठीक, इसको इसको यहां तक लेके आए, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने ऐसे करके, इसको लेके आए 30 डिग्री यहां से बना रहा था, ये 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को एंगल निकालना आ गया है ऑफ एडिशन। ठीक है, टॉपिक डालो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, माइक बंद रख दो बेटा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, चेक कर लो किसका माइक ऑन है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं? देखो, वेक्टर को ऐड करने के लिए, वेक्टर को ऐड करने के लिए पहला जो लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? सपोज करो आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है और एक और वेक्टर बी वेक्टर यहाँ कहीं है ऐसे करके। ठीक है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि दोनों वेक्टर को पहले पास पास लेके आओ, और इस तरह से पास पास लेके आओ कि एक का हेड और दूसरे का टेल, एक का हेड और दूसरे का टेल कंबाइन हो, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई करे। ठीक, अब इन दोनों को ट्राइंगल की दो साइड समझो और थर्ड साइड को कंप्लीट करो। तो ये जो थर्ड साइड होगी, ये जो थर्ड साइड होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ट्राइंगल की जो थर्ड साइड होगी, दैट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर हमको पूछा कि डिफाइन करो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन को, तो हम लिखेंगे प्लेस टू वेक्टर्स, place two vectors such that head of one lie on tail of other vector, then vector starting from कहां से स्टार्ट हो रहा है? टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ, सॉरी टेल वाला, ये टेल नहीं, TAIL वाला, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ
second vector represent resultant vector, ठीक है। एक थर्ड वेक्टर जो पहले वेक्टर के टेल से चालू हो रहा है और दूसरे वेक्टर के हेड तक जा रहा है, दैट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। नोट कर लो सभी लोग। चलो अब देखो, तो हमें पता चल गया कि दो वेक्टर जब ऐसे होते हैं तो ट्रायंगल लॉसेस को कैसे ऐड करते हैं। अब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है कि जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये सब चीजें निकालनी है मुझे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अब बनाऊंगा ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे था, ठीक है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और रिजल्टेंट कौन सा था, ये वाला। इसका एरो इस तरफ होगा, ध्यान रखना एरो इधर मत बना देना, गलत हो जाएगा, एरो इधर ही होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर वेक्टर को, और आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर एरो नीचे क्यों नहीं होगा? एरो नीचे एरो क्यों नीचे, नहीं होगा? एरो अगर बेटा अगर नीचे हो जाए तो उसका सम फिर 0 आएगा। एरो, ठीक है, मैं बताऊंगा एरो क्यों 0 नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे आर वेक्टर का ये जो वेक्टर बना है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मैंने बताया था आप लोग को, वेक्टर की लेंथ होती है, टेल जो होती है दैट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। पिछले वाली क्लास में बताया था मैंने, तो टेल होती है, टेल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। अगर मैं इसकी टेल की लंबाई निकाल पाया, अगर मैंने इसकी टेल की लंबाई, मतलब मैं इसका आराम सकता हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकाले हम लोग, इसको आगे नहीं बढ़ा रहे, बस इस लाइन को मैं डिनोट कर रहा हूँ डैश डैश से। जिस वेक्टर जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो लाइन ये वाली है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल होगा कि इधर वाला होगा, दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल होगा, क्योंकि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यही वाला दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कहलाएगा, ठीक है। जब मैं वेक्टर को आगे बढ़ाऊंगा तो यही वाला एंगल बनेगा, ठीक। अब मुझे इसका निकालना है क्या, देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है बेस। आप यहाँ पर चाहो तो नाम लिख दो, ओ ए बी सी। मुझे ए से लेके बी तक, ए बी क्या, ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बी वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए से सी तक क्या है आपके पास, ये आपका बी वेक्टर है ना, ए सी। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल में देखो, ए बी सी ट्राइंगल में ये बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है और ए सी जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो बी सी अपॉन ए सी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी सी इक्वल टू ए सी साइन थीटा हो जाएगा। अब ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए से लेकर सी तक की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैंने आपको बताया था अगर मैं खाली बी लिखूं या बी वेक्टर के ऊपर ऐसे लगा के लिखूं तो क्या ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, या फिर खाली इसको बी भी लिख सकता हूं मैं। तो मैं ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, खाली मुझे मैग्नीट्यूड है ये, तो यहाँ पे खाली बी लिख सकता हूँ, तो बी साइन थीटा, मतलब मेरा बी सी आ गया, ये वाली साइड कितनी आई मेरी, बी साइन थीटा। सिमिलरली ए बी अपॉन ए सी करूंगा इसी ट्राइंगल में, अगर मैं ए बी अपॉन ए सी करूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस थीटा। हाँ बेटा, सर ये बी साइन थीटा कैसे, मतलब ये बी कहाँ से आया? बी बताया ना, ए सी को बी माना मैंने, ए से लेके सी तक क्या है,
ए सी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये बी Yes, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ ना, ए सी की जगह मैंने बी लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी साइन थीटा हो गया, ए सी की जगह मैंने बी रख दिया। yes sir, आया समझ समझ में? गया। अब देखो ए बी अपॉन ए सी क्या है, कॉस थीटा, मुझे ए बी निकालना है, अगेन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, और ए सी क्या है आपका, ए सी आपका अगेन बी है, तो बी कॉस थीटा, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी कॉस थीटा और बी सी इक्वल टू बी साइन, मतलब ये ए वाली जो साइड है ये कितनी आई मेरे पास, ये आई बी कॉस थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ बी सी में एक्चुअली मुझे ओ सी निकालना है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ओ से लेके सी तक लेंथ होगी, तो बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इन ट्राइंगल ओ बी सी में देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ओ सी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर यही होगा। देखो इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ओ सी क्या है आपका, ओ सी आर वेक्टर है, अगर मैं आर के ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगाऊं तो इसको खाली आर लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। बीसी की जगह क्या है, बी साइन थीटा लिख सकता हूं, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओबी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओबी स्क्वायर। देखो ओबी को ध्यान से देखोगे तो ओ ए प्लस ए बी, इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं मैं, ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, ओ ए प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। नाउ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सभी लोग जानते हैं ये। ओ से लेके ए तक क्या है, ओ से लेके ए तक ये तो ए वेक्टर है, और ओ से ए तक की जो लंबाई है दैट रिप्रेजेंट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं लिख सकता हूं तो ए, ओ से लेके बी तक, सॉरी ओ बी नहीं, यहाँ पे ए बी आएगा ना, यहाँ पे ए बी आएगा, ध्यान दो, ओ ए प्लस ए बी, ए से लेके बी तक क्या है आपका, बी कॉस थीटा, तो इसको बी कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको खोल सकते हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको खोल दो आप लोग, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये बात समझ में आई, प्लस 2ab कॉस थीटा कैसे आया, ये यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको देखो, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को, इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा मेरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, रिजल्ट को देखो क्या आएगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, पता होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी आपने, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटा दूं तो यहाँ पे क्या रूट लग जाएगा, तो फाइनल रिजल्टेंट का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये वैल्यू याद होना